हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। सेकुलर एजुकेशन 563। और आप लोगों को आज मैं पढ़ाऊँगा ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के बारे में, जो कि सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ चैप्टर नंबर 8 क्लास 6 के एनसीईआरटी के बारे में है। तो देखिए, इसमें लिखा कि पहले पाठ में हमने अपने जीवन में मौजूद अनेक तरह की विविधताओं पर नज़र डाली। हमने इस पर भी विचार किया कि अलग अलग क्षेत्रों में रहने से वहाँ के लोगों के काम धंधे पर कैसे असर पड़ता है। वहाँ पर पाए जाने वाले पेड़ पौधे, वहाँ की फसलें या दूसरी चीज़ें किस तरह से उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इस पाठ में हम यह देखेंगे कि गांव में उनके लिए गांव में लोग किन किन तरीक़ों से अपनी आजीविका चलाते हैं। पहले दो पाठों की तरह यहाँ भी हम इसकी पड़ताल करेंगे कि क्या लोगों के पास आजीविका चलाने के समान अवसर उपलब्ध हैं या नहीं, उनके जीवन की परिस्थितियाँ एक दूसरे से कितनी मिलती जुलती हैं और वे किन समस्याओं का सामना करते हैं। ठीक है, तो इस हम लोग चैप्टर में देखेंगे साथियों कि ग्रामीण जीवन में आजीविका के क्या क्या साधन होते हैं और उनके जीवन पे उस आजीविका से क्या क्या असर पड़ता है। ठीक है, देखिए ऊपर दी गई तस्वीर में जो लोग काम करते हुए दिख रहे हैं वे उस काम का वर्णन कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे कोई मछली मार रहा है, ठीक है, कोई धान की बुआई कर रहा है, ठीक है। तो ये सब दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, खेतों से जुड़े कामों को अलग कीजिए और जो काम खेती से जुड़े हैं नहीं हैं उनकी एक सूची बनाइए। अपने ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को कई तरह के काम करते हुए देखा है, उनमें से कुछ का चित्र बनाकर उनके बारे में लिखिए। ठीक है, तो ये क्रियाकलाप है, ये देख लीजिएगा आप लोग। कलपट्टू गांव के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, ये है कलपट्टू गांव। कलपट्टू तमिलनाडु में समुद्र तट के पास कलपट्टू एक दक्षिण भारत का एक गांव है। साथ में देखिए ये है तमिलनाडु, इसको दिखाता हूँ। ये साथियों ये हमारा तमिलनाडु है। तमिलनाडु के ही एक कोई गांव होगा जिसका नाम है कलपट्टू। ठीक है, तमिलनाडु, ये आप देख लीजिए फिर से, ये है, ये रहा तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है साथियों? चेन्नई है। ठीक है, जिसे पहले मद्रास के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो यहाँ मुख्य रूप से तमिल भाषा का यूज़ ज़्यादा होता है, इसलिए इसे तमिलनाडु बोलते हैं। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन है। ठीक है, तो ये देखिए तमिलनाडु में समुद्र तट के पास एक गांव है कलपट्टू। यहाँ लोग कई तरह के काम करते हैं। ठीक है, तो करते हैं दूसरे गांव की तरह यहाँ भी खेती के अलावा कई काम होते हैं, जैसे टोकरी, बर्तन, घड़े, ईंट, बैलगाड़ी इत्यादि बनाना। कलपट्टू में कुछ लोग नर्स हैं, शिक्षक हैं, धोबी, बुनकर, नाई, साइकिल ठीक करने वाले और लोहार के रूप में अपनी सेवाएं देते हैं। यहाँ कुछ दुकानदार एवं व्यापारी भी हैं। जो मुख्य गली है वह बाजार की तरह दिखती है, उसमें आपको तरह तरह की कई छोटी दुकानें दिखेंगी, जैसे चाय, सब्जी, कपड़े की दुकान तथा 2 दुकानें बीज और खाद की, 4 दुकानें चाय की हैं जहाँ टिफ़िन भी मिलता है। यहाँ टिफ़िन का मतलब खाने पीने की हल्की फुल्की चीज़ें, सुबह इडली, डोसा व उपमा मिलता है और शाम के नाश्ते में बड़ा बड़ा बोंडा व मैसूर पाक मिलता है। चाय की दुकानों के पास एक कोने में एक लोहार का परिवार रहता है, उसके घर में ही लोहे की चीज़ें बनाने का काम होता है। बगल में साइकिल की मरम्मत की एक दुकान है, वहाँ साइकिल किराए पर भी मिलती है। गांव में 2 परिवार कपड़े धोकर अपनी आजीविका चलाते हैं। कुछ लोग पास के शहर में जाकर मकान बनाने और लॉरी चलाने का काम करते हैं। गांव छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। सिंचित जमीन पर मुख्यतः धान की खेती होती है। ज़्यादातर परिवार खेती के द्वारा अपनी आजीविका कमाते हैं। यहाँ आम और नारियल के काफ़ी बाग हैं। ठीक है, कपास, गन्ना और केला भी उगाया जाता है। आइए कुछ लोगों से मिले जो कलपट्टू के खेतों में काम करते हैं और देखें कि हम उनकी आजीविका के बारे में क्या सीख सकते हैं। ठीक है साथियों, तो यहाँ दिया तुलसी। हम सब यहाँ रामलिंगम की ज़मीन पर काम करते हैं। उसके परिवार के पास कलकट्टू में 20 एकड़ धान के खेत हैं। शादी से पहले भी मैं मायके में धान की खेती में ही मजदूरी करती थी। यहाँ मैं सुबह 8:30 से 4:30 तक काम करती हूँ। रामलिंगम की पत्नी करुथम्मा काम की निगरानी करती हैं। साल में कुछ ही मौके ऐसे होते हैं जब मुझे नियमित रूप से मजदूरी मिलती है। यह उन मौक़ों में से एक है। मैं धान रोप रही हूँ। जब धान की फसल थोड़ी बढ़ जाएगी तो रामलिंगम हमें निराई के लिए और बाद में कटाई के लिए बुलाएगा। जब मैं कम उम्र की थी तो निराई कटाई का काम आसानी से कर लेती थी, लेकिन अब जैसे जैसे उम्र हो रही है मुझे झुककर काम करने और देर तक पानी में पैर डुबोए रहने से तकलीफ़ होती है। रामलिंगम एक दिन का 40 रुपये मजदूरी देता है। मेरे गांव में मजदूरी के रेट से
यह थोड़ा कम है, फिर भी मैं मजदूरी के लिए यहाँ आती हूँ। रामलिंगम पर मुझे भरोसा है कि काम होने पर वह मुझे ही बुलाएगा। बाकी लोगों की तरह वह आस पड़ोस के गाँव में सस्ते मजदूर ढूंढने नहीं जाता। मेरा पति रमन भी एक मजदूर है। हमारे पास कोई ज़मीन नहीं। साल में इन दिनों महीनों में वह खेतों में कीड़ों की दवाई छिड़कता है। जब खेतों में कोई काम नहीं मिलता तो उसे पास की खान से पत्थर या नदी से बालू ढोने का काम मिल जाता है। ये पत्थर और बालू पास के शहरों में मकान बनाने के लिए ट्रक से ले जाए जाते हैं। खेत में काम करने के अलावा मैं घर का सारा काम करती हूँ। मैं घर में सबके लिए खाना बनाती हूँ, कपड़े धोती हूँ और सफाई करती हूँ। दूसरी औरतों के साथ जाकर जंगल से लकड़ी भी लाती हूँ। गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर बोरवेल है, जहाँ से पानी लेकर आती हूँ। मेरा पति घर का सामान जैसे साग सब्जी खरीदने में मेरी मदद करता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अक्टूबर महीने दिए हैं, किस महीने में क्या काम होता है। अक्टूबर देखिए कटाई कब होती है, नवंबर से दिसंबर के बीच में कटाई होती है। ठीक है। और ये निराई देखिए अक्टूबर के महीने में क्या होता है, निराई होती है। रुपाई अगस्त में होती है, जुलाई अगस्त में रुपाई होती है। बीड़ा बनाना जून में होता है, जून मई में होता है। ठीक है। फरवरी मार्च अप्रैल जनवरी में गेहूं की बुआई होती है, जनवरी फरवरी में, और मार्च अप्रैल में कटाई होती है। क्या तुलसी को साल भर कमाई के मौके मिलते हैं? ऊपर दिए गए चित्र के आधार पर बताइए। साल भर तो नहीं, लेकिन फिर भी 1 2 3 4 5 6 महीने लगभग काम मिलते हैं इस चित्र के आधार पर। हमारी 2 बेटियां हमारे जीवन में खुशी हैं। दोनों ही स्कूल जाती हैं। पिछले साल एक बेटी बीमार पड़ गई थी तो उसे शहर के अस्पताल ले जाना पड़ा। हमने उसके इलाज के लिए रामलिंगम से उधार लिया था और उस उधार को चुकाने के लिए हमें अपनी गाय बेचनी पड़ी। यहाँ दिया तुलसी के काम का विवरण दीजिए। यह रमन के काम से कैसे अलग है? तुलसी को अपने काम के लिए बहुत कम पैसा मिलता है। आपकी समझ में खेतों में काम करने वाले मजदूरों को कम पैसे पर काम क्यों करना पड़ता है? ठीक है। अब इसलिए काम कम करना पड़ता है क्योंकि कम पैसे में काम करना पड़ता है क्योंकि जो है बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, सस्ते मजदूर ज़्यादा उपलब्ध हैं। ठीक है। मज़दूर की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है और काम की अवेलेबिलिटी कम है, इसलिए सस्ते मज़दूर मिल जाते हैं, यानी कि मज़दूरी कम मिलती है। ठीक है। और आपके खेत में या आसपास के गांव में कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, वहाँ खेतिहर मजदूर किस तरह काम करते हैं, ये विवरण देना है, तो ये आपको बताना है। ठीक है। हर जो एरिया में अलग अलग काम होता है, तो आप अपने एरिया के हिसाब से काम का विवरण दीजिएगा। अगर तुलसी के पास खेती की ज़मीन होती तो उसकी कमाई यानी आजीविका के तरीके कैसे अलग होते, चर्चा कीजिए। ठीक है। अगर उसके पास खेती होती तो जाहिर सी बात है उसकी इनकम ज़्यादा होती। ठीक है। चर्चा कर लीजिएगा आप लोग। जैसा कि आपने तुलसी की कहानी में पढ़ा, ग्रामीण इलाकों में गरीब परिवारों का बहुत सारा समय पानी और जलावन की लकड़ी लाने और जानवर चराने में बीतता है। इन कामों से कोई पैसा नहीं मिलता है, लेकिन गरीब परिवारों में ये बहुत महत्वपूर्ण काम हो जाते हैं। वे मजदूरी से जो थोड़ा सा पैसा कमाते हैं उससे गुजारा नहीं होता। घर चलाने और ज़िंदगी बसर करने के लिए इन कामों को करना पड़ता है। हमारे देश के ग्रामीण परिवारों में से करीब 40% खेतिहर मजदूर हैं। साथियों, गांव में जो काम होता है वो गाय चराने का होता है, लकड़ी बीनने का होता है। ठीक है। जलावन की लकड़ी का, खेती बाड़ी करने का समय जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, टाइम टेकिंग होता है। ठीक है। क्योंकि अभी भी लोग जो है ग्रामीण एरिया में शिक्षित नहीं हैं, नई नई टेक्नोलॉजी नहीं सीख रहे हैं और स्किल्ड नहीं होने की वजह से उनको काम नहीं मिल पाता है आसानी से, और आज भी गरीबी की दलदल में जी रहे हैं। ठीक है। तो अब आज़ादी मिलने के बाद क्या है कि जिस वर्ग के पास पैसा है वो अपना स्टार्टअप कर लेता है या फिर अच्छी शिक्षा लेके, अच्छे स्किल्ड होके वो जो है अच्छी इनकम प्राप्त करने लगता है, लेकिन बहुसंख्यक आबादी अभी भी गरीबी की रेखा के नीचे है। हमारे देश के ग्रामीण परिवारों में से करीब 40% खेतिहर मजदूर हैं। कुछ के पास ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं, बाकी तुलसी की तरह भूमिहीन है। कई बार जब पूरे साल उन्हें काम नहीं मिल पाता तो मजबूरन काम की खोज में उन्हें दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ता है। इस तरह का पलायन कुछ विशेष मौसमों में ही होता है। शेखर, हमें यह धान अपने घर लेकर जाना है। मेरे परिवार में अभी भी फसलों की कटाई पूरी की है। हमारे पास बस 2 एकड़ ज़मीन है। हम अपने खेत का सारा काम खुद ही कर लेते हैं। मैं कई बार कटाई के समय दूसरे छोटे किसानों की
मदद ले लेता हूँ और बदले में उनके खेतों में कटाई करवा देता हूँ। व्यापारी मुझे उधार पर बीज और खाद देता है। इसे चुकाने के लिए मुझे थोड़े कम दामों में उसे धान बेचना पड़ता है। अगर बाजार में बेचूं तो ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे, लेकिन मुझे उधार भी तो चुकाना है। व्यापारी ने किसानों को याद दिलाने के लिए अपना एजेंट भेजा है कि जिन किसानों ने उधार लिया है वे उसी को अपना धान बेचें। मुझे अपने खेत से 60 बोरी धान मिलेगा। इसमें कुछ से मैं अपना उधार चुका दूंगा और बाकी घर में लग जाएगा। लेकिन मेरे हिस्से में वो आता है, वह सिर्फ 8 महीने तक ही चल पाता है, इसलिए मुझे और पैसा कमाने की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए मैं रामलिंगम की चावल की मिल में काम करता हूँ। वहाँ मैं पड़ोसी गांव के किसानों से धान इकट्ठा करने में उनकी मदद करता हूँ। हमारे पास एक संकर गाय भी है, उसका दूध हम यहीं के सहकारी समिति में बेच देते हैं। इससे रोज़ के खर्चों के लिए थोड़ा और पैसा मिल जाता है। कर्ज लेने पर, जैसे कि आपने ऊपर पढ़ा, कई बार शेखर जैसे किसान जरूरी चीज़ें खरीदने के लिए पैसा कर्ज लेते हैं। अक्सर ये पैसा बीज, खाद और कीटनाशक खरीदने के लिए साहूकार से कर्ज लिया जाता है। और फिर वो कर्ज क्या होता है साथियों, पता है कि खेती करने के लिए जो गरीब लोग होते हैं, गरीब मजदूर किसान होते हैं, उनके पास खेती करने के लिए पैसे नहीं होते हैं, जैसे खाद खरीदने के लिए, बीज खरीदने, तो उधार पे लेते हैं। ठीक है, और उनको ही मजबूरी में अपना सारा जो है धान बेचना पड़ता है, जो कि बहुत सस्ते रेट में बेचना पड़ता है। शेखर का परिवार क्या काम करता है, इसमें लिखना है विचार। आपके विचार से शेखर दूसरे मजदूरों को अपने खेत पर काम करने के लिए क्यों नहीं लगाता है। ठीक है, शेखर शहर के बाज़ार में अपना धान क्यों नहीं बेच पाता, क्योंकि शेखर धान अपना बाज़ार में इसलिए नहीं बेच पाता क्योंकि वो उधार लेता है, और जिससे वो उधार लेता है उसी को देना पड़ता है। शेखर की बहन मीना ने भी व्यापारी से उधार लिया था, परंतु अपने धान उसको नहीं बेचना चाहते। उससे व्यापारी के एजेंट से कहा कि वह अपना उधार चुका देगी। मीना और व्यापारी के एजेंट के बीच में इसको लेकर क्या बातचीत हुई होगी, दोनों को तर्कों को लिखिए। ठीक है, ये आप डिस्कशन करने वाली चीज़ है, तो आप देख लीजिएगा इस घर पे। ठीक है, यहाँ पे आगे हम लोग देखते हैं, अगर बीज अच्छी किस्म के नहीं होते या फसल में को कीड़ा लग जाता है तो पूरी फसल बर्बाद हो सकती है। बारिश पूरी नहीं होने पर फसल खराब हो सकती है। ऐसी स्थिति में किसान अपना उधार नहीं चुका पाते। कई बार परिवार चलाने के लिए उन्हें और पैसा कर्ज के तौर पर लेना पड़ता है। जल्द ही कर्ज इतना बढ़ जाता है कि किसान कितना भी कमा ले उसे चुका नहीं पाता। इस स्थिति में कहते हैं कि किसान कर्ज तले दब गया। पिछले कुछ सालों में यह किसानों की विपदा का मुख्य कारण बन गया। कई क्षेत्रों में किसानों ने कर्ज के बोझ से दबकर आत्महत्या कर ली है। रामलिंगम की करूथम्मा। जमीन के अलावा रामलिंगम के परिवार के पास एक चावल की मिल है और बीज व कीटनाशक बेचने के लिए एक दुकान है। चावल की मिल में उन्होंने कुछ अपना पैसा लगाया और थोड़ा सरकारी बैंक से कर्ज लिया। वे कलपट्टू के आसपास के गांवों से ही धान खरीदते हैं। मिल का चावल आसपास के शहरों के व्यापारियों को बेचा जाता है। इससे उनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। भारत के खेतिहर मजदूर और किसान। कलपट्टू गांव में तुलसी की तरह के खेतिहर मजदूर हैं, शेखर की तरह के छोटे किसान हैं और रामलिंगम जैसे बड़े किसान हैं। भारत में प्रत्येक 5 ग्रामीण परिवारों में से लगभग 2 परिवार खेतिहर मजदूर के हैं। ऐसे सभी परिवार अपनी कमाई के लिए दूसरे खेतों पर निर्भर रहते हैं। इनमें कई भूमिहीन हैं और कईयों के पास जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं। शेखर जैसे छोटे किसानों को ले तो उनकी ज़रूरत के हिसाब से खेत बहुत ही छोटे पड़ते हैं। भारत के 80% किसानों की यही हालत है। भारत में केवल 20% किसान रामलिंगम जैसे बड़े किसानों की श्रेणी में आते हैं और ऐसे किसान गांव की अधिकतर जमीन पर खेती करते हैं। उनकी उपज का बहुत बड़ा भाग बाजार में बेचा जाता है। कई बड़े किसानों ने अन्य काम धंधे भी शुरू कर दिए हैं, जैसे दुकान चलाना, सूद पर पैसा देना और छोटी छोटी फैक्ट्रियां चलाना इत्यादि। हमने कलपट्टू में होने वाली खेती के बारे में पढ़ा। ग्रामीण क्षेत्रों में खेती के साथ साथ लोग जंगल की उपज और पशुओं आदि पर निर्भर रहते हैं। उदाहरण के लिए मध्य भारत के कुछ गांवों में खेती और जंगल की उपज दोनों ही आजीविका के महत्वपूर्ण साधन हैं। महुआ बीनने, तेंदू के पत्ता इकट्ठा करने, शहद निकालने में इन्हें व्यापारियों को बेचना जैसे काम अतिरिक्त आय में मदद करते हैं। इसी तरह सहकारी समिति को या पास के शहर के लोगों को दूध बेचना भी कई लोगों के लिए आजीविका कमाने का मुख्य साधन है। समुद्र तटीय इलाकों में हम देखते हैं कि पूरे गांव मछली पकड़ने में लगे हुए हैं। आइए अरुणा और परिवेलन के जीवन के बारे में पढ़कर मछली पकड़ने वाले एक परिवार के बारे में थोड़ा और जानें। यह परिवार कलपट्टू के पास पुदुपेट नाम के गांव में रहता है। ठीक है, नागालैंड की सीढ़ी नुमा खेती। यह एक गांव है जिसका नाम चिजामी है। यह नागालैंड के फेक जिले में है। इस गांव में रहने वाले लोग चखे संघ समुदाय के हैं। वे सीढ़ी नुमा खेती करते हैं। इसका मतलब है कि पहाड़ी की ढलाऊ जमीन को छोटे छोटे सपाट टुकड़ों में बांटा जाता है। उस जमीन
को सीढ़ियों के रूप में बदल दिया जाता है। प्रत्येक सपाट टुकड़े किनारों को ऊपर उठा देते हैं जिससे पानी भरा रह पाए। यह चावल खेती के लिए सबसे अच्छा है। सिजामी के लोगों के पास अपने खेत हैं, लेकिन वे इकट्ठे होकर एक दूसरे के खेतों में काम नहीं करते। वे 6 से 8 लोगों का एक समूह बनाते हैं और इकट्ठे मिलकर पहाड़ के एक हिस्से पर घास पतवार साफ करते हैं। जब दिन का काम खत्म हो जाता है तब सारा समूह इकट्ठे बैठकर खाना खाता है। ऐसे कई दिनों तक चलता रहता है जब तक कि काम खत्म नहीं हो जाता है। अरुणा और परिवेलन। पुदुपेट कलपुट्टू से ज़्यादा दूर नहीं। यहाँ लोग मछली पकड़कर अपनी आजीविका चलाते हैं। उनके घर समुद्र के पास होते हैं और वहाँ चारों ओर जाल और कैटामैरन मछुआरों की खास तरह की छोटी नाव की पंक्तियाँ दिखाई देती हैं। सुबह 7 बजे समुद्र किनारे बड़ी गहमागहमी रहती है। इस समय सारे कैटामैरन मछलियाँ पकड़कर लौट आते हैं। मछली खरीदते हैं और बेचने के लिए बहुत सारी औरतें इकट्ठा हो जाती हैं। मेरा पति पारिवेलन, मेरा भाई और जीजा आज बड़ी देर से लौटे। मैं बहुत परेशान हो गई थी। ये हमारे कैटामैरन में इकट्ठे समुद्र में जाते हैं। उन्होंने बताया कि आज वे तूफान में फंस गए थे। आज जो मछलियाँ पकड़ी गईं उनमें से मैंने परिवार के लिए कुछ मछलियाँ एक तरफ उठा कर रख दी, बाकी मैं नीलाम कर दूंगी। इस नीलामी से जो पैसा मुझे मिलता है वह 4 भागों में बढ़ जाता है। 3 हिस्से तक 3 लोगों में बढ़ जाते हैं जो मछली पकड़ने आते हैं। बाकी एक हिस्सा उसे मिलता है जिसकी नाव और जाल वगैरह होते हैं। चूँकि जाल कैटामैरन और उसका इंजन हमारे हैं तो वह हिस्सा भी हमें ही मिल जाता है। हमने बैंक से उधार लेकर एक इंजन खरीदा है जो कैटामैरन में लगा हुआ है। इससे ये लोग समुद्र में दूर तक जा पाते हैं और ज़्यादा मछलियाँ मिल जाती हैं। नीलामी में जो औरतें यहाँ से मछलियाँ खरीदती हैं वे कटोरे भर भर कर पास गाँव में बेचने के लिए जाती हैं। कुछ व्यापारी भी हैं जो शहर की दुकानों के लिए मछलियाँ खरीदते हैं। मैं दोपहर 12 बजे तक ही नीलामी का काम निपटा पाती हूँ। शाम को मेरा पति और बाकी रिश्तेदार मिलकर जाल को छानते हैं और उसकी मरम्मत करते हैं। सुबह 2 बजे वे फिर समुद्र चल देंगे और हर साल मानसून के दौरान करीब 4 महीने तक वे समुद्र में नहीं जा पाते हैं क्योंकि यह मछलियों के प्रजनन का समय होता है। इन महीनों में हम व्यापारी से उधार लेकर अपना गुजारा चलाते हैं। इस कारण बाद में मजबूरी में उसी व्यापारी को मछली बेचनी पड़ती है और हम खुद खुली नीलामी नहीं कर पाते हैं। खाली महीने काटना सबसे मुश्किल होता है। बड़ा नुकसान हुआ। ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के साधन। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपनी आय विभिन्न तरीकों से कमाते हैं। कुछ खेती बाड़ी का काम करते हैं और कुछ अन्य काम करके अपनी आजीविका चलाते हैं। खेती में कई तरह के काम शामिल हैं जैसे खेत तैयार करना, रोपाई, बुनाई, निराई और कटाई। फसल अच्छी हो इसके लिए हम प्रकृति पर निर्भर हैं। इस तरह जीवन ऋतुओं के इर्द गिर्द ही चलता है। बुआई और कटाई के समय लोग काफ़ी व्यस्त रहते हैं और दूसरे काम का बोझ कम रहता है। देश के अलग अलग क्षेत्रों में ग्रामीण लोग अलग अलग तरह की फसलें उगाते हैं, फिर भी हम उनके जीवन की परिस्थितियों में और उनकी समस्याओं में काफ़ी समानताएं पाते हैं। लोग कैसे ज़िंदगी बसर करते हैं और कितना कमा पाते हैं इस बात पर निर्भर करता है कि वे जिस ज़मीन को जोतते हैं वह कैसी है। कई लोग उस ज़मीन पर मजदूरों के रूप में निर्भर हैं। ज़्यादातर किसान अपनी ज़रूरतों को पूरा करने और बाज़ार में बेचने के लिए भी फसलें उगाते हैं। कुछ किसानों को अपनी फसल उन व्यापारियों को बेचनी पड़ती है जिनसे वे पैसा उधार लेते हैं। गुजर बसर करने के लिए कई परिवारों को काम की खातिर उधार लेना पड़ता है या फिर तब लेना पड़ता है जब उनके पास कोई काम नहीं रहता है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ परिवार ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी ज़मीनों, व्यापार और अन्य काम धंधों पर फल फूल रहे हैं। फिर भी ज़्यादातर छोटे किसानों में खेतिहर मजदूरों, मछली पकड़ने वाले परिवारों और गांव में हस्तशिल्प का काम करने वाले लोगों को पूरे साल रोजगार नहीं मिल पाता है। धन्यवाद साथियों, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए और मेरा साथ देने के लिए आपसे विनम्र निवेदन है कि कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना सुझाव भी दें। धन्यवाद। जय संविधान, जय लोकतंत्र।